साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइस प्लेटफॉर्म पर। साथियों मैं मनोज कुमार आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वह है राजस्थान में पर्यटन का विकास कैसे हुआ और राजस्थान में पर्यटन से संबंधित टूरिज्म को लेकर के जो करंट तथ्य हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। एग्जाम में जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम है सामने, सुनिश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न उठेंगे और इससे बाहर शायद कोई प्रश्न नहीं जाएगा। क्यों? हमने 25 प्रश्न लिए और 25 इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो करंट तथ्यों को मिला करके लिए हैं। साथियों विशेष रूप से आप इस फाइल को देखिएगा और आपको मजा आए तो शेयर जरूर कीजिएगा और एग्जाम में जब प्रश्न मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में आकर के जो आपको बोलना है बोलिएगा। कुल मिलाकर के हम पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला प्रश्न है वो सामने अभी हाल ही में है कि इस साल यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इस साल 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 की विषय वस्तु क्या है। अभी पिछले महीने जनवरी के महीने में लगभग 1 महीना होने जा रहा है। जिस दिन आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी उस दिन 1 महीना हो जाएगा पूरा। तो 25 जनवरी 2023 को हमने पर्यटन दिवस मनाया और हर साल हम 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाते हैं। लेकिन इस साल की थीम क्या थी, पूछा क्या है, थीम पूछा है कि इसकी बार थीम क्या थी, विषय वस्तु क्या थी। तो थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना, इस बार की जो थीम थी वो थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ये 2023 की थीम थी, ध्यान रखना, यानी ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। क्या थीम थी भाई? ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन यानी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। तो कुल मिलाकर के याद रखना है मित्रों कि इस बार हमने ग्रामीण क्षेत्रों में और सामुदायिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन की बात कही है। तो इस बार ग्रामीण और सामुदायिक क्षेत्रों को ध्यान में रख करके उनके ऊपर उनको केंद्र मान करके हमने पर्यटन की थीम रखी है। तो इंपोर्टेंट रहेगी। हालांकि 2022 में ध्यान देना, 2022 में जो अपनी थीम थी वो थी अमृत भारत। कैसी थी? अमृत यानी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। कैसा राज्य है अपना? कुल मिलाकर के अपना इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया है। कुल मिलाकर के पर्यटन क्षेत्र में अमृत भारत का योगदान था। और 2021 में थी देखो अपना देश। 2021 में क्या थी? देखो अपना देश। लेकिन 2023 वाली क्योंकि करंट जीके का प्रश्न भी बन सकता है पर्यटन में आपके लिए, तो ध्यान रखना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी, विषय वस्तु क्या थी। ध्यान देना कि साहब ग्रामीण एवं सामुदायिक केंद्रित पर्यटन या फिर रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिज्म टूरिज्म था। तो याद रह जाएगा सभी को। बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ध्यान देना, दूसरा प्रश्न है राजस्थान में सौर वेधशाला कहां है। इट्स इंपोर्टेंट प्रश्न। ये पर्यटन जब भी आप घूमने जाओ उदयपुर में तो फतेह सागर झील, कौन सी झील आप पाओगे? फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील में ये सौर वेधशाला स्थित है। कौन सी झील पर है भाई? फतेह सागर झील पर ये सौर वेधशाला स्थित है। तो राजस्थान में सौर वेधशाला कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां पर है भाई? उदयपुर में है सौर वेधशाला। सौर वेधशाला कहां है? ये उदयपुर में है, फतेह सागर झील पर। कौन सी झील पर है भाई? फतेह सागर झील पर। कुल मिलाकर के अभी 1975 में आते आते ये पूरी हुई थी, बनी थी। कुल मिलाकर के ये ध्यान में रखना है आपको, इट्स इंपोर्टेंट है ये भी। और वैसे मैं आपको बता दूं, जयपुर का नाम सौर वेधशाला में नहीं लिया जाएगा। यहां उदयपुर आंसर सही होगा। जयपुर का नाम होता है जंतर मंतर के लिए। किसके लिए होता है? जंतर मंतर। राजस्थान में जंतर मंतर की अगर बात करें तो देखो, याद है आपको जयसिंह जी जिन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की थी। 5 जगह उन्होंने जंतर मंतर खोले थे। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? दिल्ली में। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है। और सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछे कहां है जंतर मंतर तो दिल्ली में है भाई। कहां पर है सबसे प्राचीन जंतर मंतर? दिल्ली में है। दूसरे नंबर पर क्रम से अगर हम चले तो दूसरे नंबर पर जंतर मंतर खोला गया जयपुर में, नंबर 1, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 पर अगर हम देखें जंतर मंतर क्रम से तो दिल्ली में, मथुरा में। कहां पर भाई? मथुरा में। नंबर 4 पर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में 2 खोले गए हैं,
एक मथुरा, एक वाराणसी या बनारस जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, बनारस, खाई के पान बनारस वाला। तो कुल मिलाकर के पांचवा जो खोला गया वो उज्जैन एमपी में, उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला गया। तो याद रख लेना आप, कुल मिलाकर के राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है, उदयपुर में फतेह सागर झील पर है। लेकिन जंतर मंत्र कहाँ है, तो राजस्थान में जयपुर में है, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण जंतर मंत्र है। लेकिन इससे सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछे तो दिल्ली में जंतर मंत्र सबसे प्राचीन है। नंबर 2 पर आता है जयपुर में, नंबर 3 पर मथुरा, नंबर 4 बनारस या वाराणसी, नंबर 5 उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो याद रह जाएगा आपको पांचों जंतर मंत्र मित्रों। नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत सरल है लेकिन एग्जाम में आने के पूरे आसार रहेंगे कि दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, है ना, ये बड़ी मात्रा लगा सकते हैं हम, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्र एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय भाई, सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है। सरस्वती पुस्तकालय का नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि फतेहपुर, और फतेहपुर कहां है अपना, सीकर में। फतेहपुर शेखावाटी कहां है भाई, सीकर में है, और सीकर में है अपना सरस्वती पुस्तकालय। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सरस्वती पुस्तकालय कहां है, फतेहपुर शेखावाटी सीकर में है। कहां पर है भाई, फतेहपुर शेखावाटी सीकर में है सरस्वती पुस्तकालय, जहां पर दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, वहां पर प्राचीन चित्र मिलते हैं, वहां दुर्लभ पांडुलिपियों के विशाल संग्रह है भाई। तो जाना, जब भी आप सीकर घूमने जाओ, फतेहपुर सीकरी तो आगरा में आ जाता है, तो फतेहपुर शेखावाटी जरूर जाके आना मित्रों। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है। तो हमने कहा था राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, जहां 5 नदियां मिलती है वो है सांचौर। कौन सा है भाई, जालोर का सांचौर क्षेत्र। जालोर का कौन सा क्षेत्र है, सांचौर। तो वो जगह सांचौर है और वो कहां पर है, जालोर में है। कहां पर है भाई, जालोर में है, जिसे जावालीपुर नाम दिया गया था प्राचीन काल में, और जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। जावालीपुर से प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नाम दिया गया, ऋषि मुनियों ने नाम दिया, पवित्र स्थल है जालोर। तो सांचौर, जालोर राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह है। अगले 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ें। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किस जिले में संबंधित है, कौन से जिले में आते हैं। क्या प्रश्न है कि सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन किस जिले से संबंधित है मित्रों। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन ये किस जिले से संबंधित है, तो भरतपुर से। किससे संबंधित है मित्रों, ये सारे के सारे भरतपुर में। जब भी आप भरतपुर जाओ, आप महाराजा सूरजमल जाट का वो सूरज भवन देखोगे, जिसे हम जाटों का अफलातून तो कहते ही कहते हैं, जिसे हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाने लगा है। महाराणा प्रताप के बाद दूसरा नंबर हिंदुआ सूरज के नाम से जिसका आता है वो है सूरजमल। कौन है, सूरजमल जी। तो ध्यान रखना, उनके नाम से सूरज भवन है। यहाँ पर, यहाँ गोपाल भवन है, यहाँ नंद भवन भी है। भगवान कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त कहलाए हैं सूरजमल जी। तो ध्यान रखना, यहाँ गोपाल भवन भी है और नंद भवन भी है। तो अगर आपसे पूछे सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन कहाँ है, तो ध्यान रखना वो सब भरतपुर में है। कहां पर है मित्रों, भरतपुर में है। और काफी सरल सरल प्रश्न है, वैसे आप जानते ही हो। जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर है। जयपुर का जल महल किस झील के किनारे है, तो जयपुर में जल महल बनाया गया है, सभी को पता है। मानसागर झील अगर आप घूमने गए हो, जब भी आप जयपुर जाओ मानसागर झील जरूर जाके आना, क्योंकि यहां पर जल महल आपको देखने को मिलेगी। जल महल लगभग लगभग सभी रियासतों में है, जितनी भी प्राचीन रियासतें हैं सब में है। जैसे किशनगढ़ में भी जल महल है, भरतपुर में डीग के जल महल है। तो जल महल सब जगह मिलेंगे। जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर है, अगर आपसे पूछे तो मानसागर झील पर है। कौन सी झील पर है, मानसागर झील पर है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि मानसागर झील किसने बनवाई थी। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, तब हम आगे की ओर बढ़े। 7वां प्रश्न जो है, बीजोलाई के महल। कितने गजब गजब के प्रश्न है। बीजोलाई के महल किस जिले में स्थित है, जोधपुर में। बीजोलाई के महल कहां है मित्रों, जोधपुर में है। बीजोलाई के महल कहां है, जोधपुर में है। और एक आता है बिजोलाई तालाब। बिजोलाई तालाब चित्तौड़गढ़ में जाओ, बिजोलाई तालाब देखना है चित्तौड़ में जाओ, लेकिन बिजोलाई के महल घूमने हैं तो आप जोधपुर जब भी जाओ बिजोलाई के महल देख करके जरूर आओ। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किसका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह
महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने कौन से महल बनाए थे? आपको पता है, 2 चांदी के कटोरे अगर आपको याद हो, है ना, कि सबसे बड़े एशिया के चांदी के कटोरे जयपुर में रखे हुए हैं ना। माधो सिंह जी का संबंध वहां से कुछ ना कुछ तो है। क्या संबंध है? सबको पता है, सबने वो कहानी सुनी होगी इतिहास में। तो सवाई माधो सिंह वही आदमी है ना, जिनका संबंध चांदी के कटोरों से भी रहा है। तो सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाया कौन सा महल था? तो ध्यान देना, वो है मुबारक महल। कौन सा महल? मुबारक महल। मुबारक महल टोंक में भी है, मुबारक महल जयपुर में भी है। जो टोंक में मुबारक महल है, वहां ऊंट की बलि लगती थी पहले, लेकिन 2014 में जब ऊंट को राष्ट्रीय पशु राज्य पशु घोषित कर दिया, तो उसके बाद से बलि बंद हो गई। लेकिन मुबारक महल जयपुर में है, और जयपुर में बनवाया था महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने। सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे जयपुर में मुबारक महल। अगर आपसे पूछे मुबारक महल किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह सेकंड ने। कहां बनवाए थे भाई? जयपुर में बनवाए थे। अगला जो प्रश्न है वो है, जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 के मध्य कौन सा भव्य महल बनवाया गया, जहां का संग्रहालय भी है? जब भी आप जोधपुर जाओ तो वहां पर आपको एक छीतर पैलेस मिलेगा। कौन सा महल मिलेगा मित्रों? छीतर पैलेस मिलेगा। छीतर पैलेस देखने को मिलेगा। और ये जो छीतर पैलेस है, ये उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था। महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के तहत, कई बार इनका नाम नहीं आता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जोधपुर में कौन से महल हैं जो अकाल राहत कार्यों के तहत बनवाए गए थे? मतलब अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिला, अकाल के दौरान लोगों को रोजगार दिया, भाई महल बनाओ तुमको पेमेंट मिलेगा, तो कुल मिलाकर के तुमको अन्न मिलेगा, धान मिलेगा। अकाल में एक सहायता करने के लिए उन्होंने महल बनवा दिया, अपने शौक के लिए नहीं, बल्कि अकाल में पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने महल बनवा दिया। वो थे उम्मेद सिंह जी। कौन थे भाई? उम्मेद सिंह जी। तो बताओ जोधपुर में ऐसा कौन सा महल है जो अकाल राहत कार्यों के तहत जिसका निर्माण हुआ? वो है छीतर पैलेस। कौन सा है? तो सही आंसर क्या रहेगा? सी, छीतर पैलेस। कौन सा है? छीतर पैलेस है। अब जो प्रश्न है वो एग्जाम में आए हुए हैं, आपके लगातार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 11 नंबर से जो भी प्रश्न है पिछले एग्जाम्स में, जो प्रीवियस पर्यटन में जो प्रश्न आए हैं, उनकी हम बात करेंगे। कौन सा कोटा में स्थित एक महल है? इनमें से आपको बताना है कि कोटा में कौन सा और बाकी कहां है, वो आप बताओगे। तो सबसे पहले हम बात करें कोटा में स्थित एक महल कौन सा है। तो कोटा में इनमें से अभेड़ा महल। कोटा में कौन सा है भाई? अभेड़ा के महल। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर अभेड़ा के महल है कोटा में। वहीं पास में अबलीमिनी के महल भी है कोटा में। अबलीमिनी के महल जो कि राजा मुकुंद सिंह की एक प्रेमिका रही है अबलीमिनी, जिसकी याद में उन्होंने एक ताजमहल बनवा दिया, अबलीमिनी का महल। उसे कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का मिनी ताजमहल। कुल मिलाकर वो अभेड़ा महलों से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। तो अभेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। अभेड़ा महल क्या है भाई? कोटा में। बाकी आपको पता है विजय मंदिर महल कहाँ है? भरतपुर में। अलवर में भी विजय मंदिर महल है और भरतपुर में भी विजय मंदिर महल है। फर्क इतना है, ये विजय मंदिर महल अलवर का है और विजय महल के नाम से आए, केवल विजय महल आए तो वो भरतपुर में चला जाएगा। सज्जनगढ़ महल कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है मित्रों? सज्जनगढ़ महल कहाँ है? उदयपुर में है। बादल विलास कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है बादल विलास। इसके अलावा बादल विलास कई जगह देखने को आपको मिलेगा। चित्तौड़गढ़ में भी बादल विलास आपको देखने को मिलेगा। तो कोटा में स्थित कौन सा महल है भाई? अभेड़ा महल। याद रखना आप। नेक्स्ट हम 12वें प्रश्न की बात करें कि कौन सा असुमेलित है। असुमेलित को अलग करना है आपको। इनमें से असुमेलित कथन कौन सा है उसको अलग करना है। जैसे ग्रीष्म महोत्सव हम कहाँ मनाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही में। गर्मियां जब होती है तब आप माउंट आबू में जाते हो ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए। जब भी आप गर्मी आए माउंट आबू जरूर जाना। माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव चलता है, आप मना करके आना। तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है। बिल्कुल सही कथन है। चंद्रभागा मेला एक पशु मेला है, झालावाड़ में है। चंद्रभागा मेला कहाँ है भाई? झालावाड़ में है, पशु मेला है। नेक्स्ट हम बात करें हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ये तीनों बातें सत्य हैं। ऊंट महोत्सव, ये बात गलत आ गई। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं बल्कि कहां मनाया जाता है? बीकानेर में। ये असुमेलित है भाई। ऊंट महोत्सव हम कहां मनाते हैं? बीकानेर। जब भी आप घूमने जाओ बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आनंद जरूर लें।
जैसलमेर जब आओ तो नचना कुठार के ऊंटों पर बैठ करके नाचने का आनंद लें, वो नाचेंगे, आप भी ऊपर बैठे बैठे नाचोगे। तो कुल मिलाकर के असम्मिलित करना था जो हमने किया कि ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, बीकानेर में। कहां मनाया जाता है, बीकानेर में। सही आंसर हो गया अपना डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। प्रश्न नंबर 13 कि निम्न में से असंगत युग्म को अलग करें। फिर आया कि असंगत युग्म को आपको क्या करना है, अलग करना है। तो कर दो। बताओ मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाई, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां है। सबको पता है मुकुंदरा का नाम लेते ही कोटा आएगा। कहां आएगा, कोटा, ना कि माउंट आबू। गलत है ये, तो यही है संगत हो गया। आंसर पहला ही हो गया, बाकी आप एक बार देख लो। किशोर सागर कहां है, किशोर सागर कहां है भाई, किशोर सागर झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। नवल सागर कहां है भाई, नवल सागर बूंदी में है। नवल सागर कहां है भाई, बूंदी में है, ये भी गलत हो गया। नवल सागर कहां है, बूंदी में है, ना कि जयपुर में। नवल सागर कहां है भाई, बूंदी में है, ना कि जयपुर में। और कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज कहां है, ये भी गलत हो गया। कोटा बैराज कहां है, कोटा में है। तो कुल मिलाकर के यहां असंगत युग्म को छांटना था। और असंगत युग्म यहाँ 3 है। मतलब प्रश्न ये था, ये असंगत टाइपिंग में मिस्टेक है कि निम्न में से संगत युग्म को छांटना था, ना कि असंगत को। तो संगत युग्म क्या है, किशोर सागर तालाब झालावाड़ में है भाई। किशोर सागर तालाब कहां है, झालावाड़ में है। बाकी 3 क्या है, असंगत है। जैसे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में है, कोटा बैराज कोटा में है, नवल सागर बूंदी में है। तो याद करना इन चारों को कि आपसे एग्जाम में प्रश्न अगर पूछे कि किशोर सागर तालाब कहां है, तो ध्यान रखना किशोर सागर तालाब झालावाड़ में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसको अभी हाल ही में पूरे देश की 52वीं टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। पूरे देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट, और राजस्थान का कौन सा नंबर का है, चौथे नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट है। और इसे हाल ही में शामिल किया है। कब किया है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया और कौन से नंबर की है। तो ये कोटा में है, और किशोर सागर झालावाड़ में है, नवल सागर बूंदी में है। याद कर लेना, नवल सागर कहां है, बूंदी में है, कोटा बैराज कोटा में है। तो संगत कथन छांटना था, वो है किशोर सागर झालावाड़ में। प्रश्न नंबर 14 की ओर हम बढ़ते हैं कि साहब निम्नलिखित को सुमेलित करें। अब इनको हमको सुमेलित करना है कि कौन सा सर्किट कहां पर है। ये पर्यटन सर्किट है। अपने पर्यटन परिपथ कितने हैं भाई, कितने हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। कुल मिलाकर के पर्यटन सर्किट कितने हैं, पर्यटन परिपथ कितने हैं। उनमें से 4 आपके सामने दिख ही रहे हैं आपके, कि इनमें से सर्किट को मिलाना आपको। जैसे ब्रज मेवात सर्किट, ब्रज मेवात सर्किट कहां है, तो ये पहला बिल्कुल संगत है, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में ब्रज मेवात सर्किट है। अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में क्या है भाई, ब्रज मेवात सर्किट है। शेखावाटी सर्किट सिक्कर चूरू झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है, सिक्कर चूरू झुंझुनू में है। वहीं मरु सर्किट जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर में है। मरु सर्किट कहां है भाई, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर में है। वहीं मेरवाड़ा आता है अपना अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर, अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर। अगर हम थोड़ा सा मैप देखें, ज्यादा आपका समय भी कीमती है और इन प्रश्नों को समझना भी कीमती है। तो अजमेर के पास ये मेरवाड़ा है, पुष्कर है, पुष्कर से ऊपर आपने देखा होगा मेड़ता नागौर वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये सर्किट जो है ये जाना जाता है मरु सर्किट। कौन सा, यहाँ शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू है, ये आता है शेखावाटी सर्किट। वहीं ये आ जाता है अपना पूरा क्षेत्र जोधपुर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर और बाड़मेर, ये चारों जिलों का आ जाता है अपना मरु सर्किट। और ये अलवर भरतपुर धौलपुर, तो धौलपुर है नहीं, अलवर भरतपुर और सवाई माधोपुर, ये सर्किट आता है ब्रज मेवात सर्किट। कौन सा आ जाता है, ब्रज मेवात सर्किट। तो ऑप्शन मिला दो भाई फटाफट से। सही आंसर क्या रहेगा कि भाई ए में 1 है, बी में 3 है, ए में 1 है, बी में 3 है, और सी में 4 है, सी में 4 है, डी में 2 है, डी में 2 है। ये लो भाई, ये आंसर हो गया आपका 1 3 4 2। तो याद रख लेना ब्रज मेवात सर्किट कहाँ है, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर में है। शेखावाटी सर्किट कहाँ है, सिक्कर चूरू झुंझुनू में है। मरु सर्किट कहाँ है, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर में है। वहीं मेरवाड़ा सर्किट कहाँ है, अजमेर पुष्कर मेड़ता और नागौर में है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। 15वां जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित को सुमेलित करें।
इनको आपको सुमेलित करना है। जैसे हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी भाई, है ना, हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी? हेरिटेज ऑन व्हील्स जो थी वो 2006 में शुरू हुई थी, सबको पता है हेरिटेज ऑन व्हील्स कब शुरू हुई थी? 2006 में, तो ये रहा 2006। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स कब शुरू हुई थी? 2009 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी भाई? 2009 में हुई थी। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत 1994-95 में हो चुकी थी, और विलेज ऑन व्हील्स 2004 में शुरू हुई थी। अब आपको मिला देना है कि भाई ए में 4, ये ए में 4, यहां पर ए बी सी और डी, तो ए में 4 हो गया, बी में 2, बी में 2, सी में 3, सी में 3, और डी में 1, डी में 1, और ये आपका आंसर आ गया बी सही। कौन सा आ गया भाई? बी सही हो गया यहाँ पर। कुल मिलाकर याद रखना, हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत 2009 में हुई थी। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस सबसे पुरानी है, 94-95 में शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत 94-95 में हुई थी। विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत 2004 में हुई थी। विलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी भाई? 2004 में हुई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। 16वां प्रश्न है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ है। अरे अचलगढ़ कहाँ है? सबको पता है अचलगढ़ कहाँ है। अचलगढ़ सिरोही में है। राजा अपना एक विशेष महान राजा था राणा कुंभा। कौन हुआ था भाई? कुंभा। और कुंभा ने बनवाया था कुंभलगढ़, उसी ने बनवाया था अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ है भाई? सिरोही में है। जहां अचलगढ़ में ही आपने देखा होगा कि वो उबलता हुआ यानी परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा संयंत्र, एक भूतापीय ऊर्जा का बड़ा संयंत्र लगना चाहिए वहां पर, क्योंकि वहां दूध बावड़ी है और वहां पर हमेशा पानी गर्म रहता है। ठंडा और गर्म जल का स्रोत अगर हम देखें तो कुल मिलाकर गर्म जल का स्रोत है यहाँ पर, तो गर्म जल का स्रोत है वही अचलगढ़ है। ये तो अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में है, राणा कुंभा ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़े। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ है? अरे मांडलगढ़ की बात है कि साहब बताओ मांडलगढ़ कहाँ है? मांडलगढ़ सबको पता है भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में है। आपने पढ़ा होगा ये राजसमंद जिला है। तो कौन सा जिला है? राजसमंद जिला है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी निकलती है भाई? बनास। कौन सी निकलती है भाई? बनास। और बनास में मांडलगढ़ से एक नदी निकल के आती है मेनाल, और एक आती है उदयपुर से एक नदी निकल के बेड़च। ये जहां तीनों मिलती है, इन तीनों के संगम पर, इस त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है मांडलगढ़। बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम पर जो शहर बसा हुआ है वो है मांडलगढ़। अर्धवृत्ताकार, कैसा है ये? अर्धवृत्ताकार है भाई, अर्धवृत्ताकार किला है मांडलगढ़। अर्धवृत्ताकार किला क्या है? मांडलगढ़ है। महत्वपूर्ण है कि मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। किन नदियों के किनारे है? तो बनास, बेड़च और मेनाल के त्रिवेणी संगम पर है मांडलगढ़। कैसा है ये? अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है। हल्दी घाटी युद्ध में जो प्लान बनाया गया था राजा मानसिंह के द्वारा, अकबर की ओर से जो सेना लड़ी थी महाराणा प्रताप से, उस हल्दी घाटी के युद्ध का पूरा प्लान मांडलगढ़ किले में बैठकर तैयार किया गया था। कहां पर? मांडलगढ़ किले में भाई। प्रश्न नंबर 18 की ओर हम बढ़े कि कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जो करौली में नहीं है? तो देखो, तिमनगढ़ कहाँ है, मंडरायल भी कहाँ है, रामथरा कहाँ है, नाहर सागर कुंड कहाँ है? तो ये चारों में से अगर हम बात करें, तिमनगढ़ दुर्ग करौली में है, मंडरायल दुर्ग भी करौली में है, रामथरा दुर्ग भी करौली में है, लेकिन नाहर सागर कुंड अपने जयपुर में आता है। कहाँ आता है मित्रों? जयपुर में आता है। तो ये तीनों ही करौली जिले में स्थित नहीं है। नाहर सागर कुंड नहीं है क्योंकि वो जयपुर में आता है। बाकी तिमनगढ़, मंडरायल, रामथरा कहाँ आता है? करौली में आता है। कहाँ आता है? करौली में आता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर हम बढ़े। राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। राजस्थान का ऐसा जिला बताना है जिसका मुख्यालय का नाम, प्रश्न को समझना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पटवार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से अलग है। मतलब मुख्यालय, जैसे ये जिला है आपका, है ना,
इसमें मुख्यालय तो जैसे इस जिले का नाम तो है राजसमंद, जिले का नाम तो क्या है, राजसमंद है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो अलग जगह पर है, मुख्यालय अलग जगह पर है और ये क्षेत्र अलग जगह है। तो इस जिले का नाम राजसमंद है लेकिन मुख्यालय अलग है, तो वो जिला कौन सा है, वो आपका राजसमंद ही है। वो कौन सा है, राजसमंद ही है, इसका मुख्यालय नाम से अलग है। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है। ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं, आपको बताना है कि कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है। रामायण सर्किट में चित्रकूट आता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घसे, तिलक करे रघुवीर। तो कुल मिलाकर चित्रकूट कहां था, रामायण सर्किट में आता है। अयोध्या राम जी की जगह है, वो भी रामायण सर्किट में आता है। नंदी ग्राम भी रामायण सर्किट में आता है, लेकिन वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, बनारस खाई के पान बनारस वाला। तो ये आपको याद रखना है, वाराणसी बनारस ये रामायण सर्किट का भाग नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा मित्रों, बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान के नक्शे पर कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। इन चारों में से आपको बताना है कि राजस्थान के नक्शे पर सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा है। सुदूर, ये आपको मैप आना चाहिए, जब आपको मैप आएगा तभी आप यहाँ घूमने जाओगे, आप बताओगे कि भाई ये दूर है। तो देखो मेड़ता सिटी कहाँ है, देखो ये आपका अजमेर है पहले तो, है ना, और यहाँ पर आपकी मेड़ता सिटी है, यहाँ पर क्या है, मेड़ता सिटी है। फिर हम देखें मारवाड़ जंक्शन कहाँ है, तो ये पाली में क्या है, मारवाड़ जंक्शन आ जाता है, ये पाली वाला क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन आ जाता है। सोजत भी कहाँ है, सोजत ये पाली में है, सोजत कहाँ है, पाली में है। राजसमंद ये रहा आपका राजसमंद। तो अब देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो सब ऊपर ये है, यानी सबसे नजदीक पूछते इन चारों में से तो मेड़ता सिटी आ जाता, फिर दूसरा पूछते तो मारवाड़ आ जाता, फिर थोड़ा नीचे की ओर सोजत आता, और फिर आता राजसमंद। तो इनमें से सुदूरतम कौन सा है, सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा है, राजसमंद है। सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा है मित्रों, राजसमंद है। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, मंकी वैली किसका नाम है, मंकी वैली किसका नाम है। तो ध्यान देना, मंकी वैली गणता जी का नाम है। कृष्णदास जी पयहारी महाराज का आपने नाम सुना होगा। गणता जी, कृष्णदास जी एक तीर्थ स्थल है गलता जी, रामानुज संप्रदाय का, रामानंद संप्रदाय का। तो याद रखना गलता जी कहाँ है, जयपुर में, गलता जी कहाँ है, जयपुर में। और यहाँ बांदरे खूब नाचते हैं, तो ये मंकी वैली है। ये क्या है, मंकी वैली से नाम दिया गया है। कहां पर है मंकी वैली, गलता जी जयपुर में है। प्रश्न नंबर 23 की ओर हम बढ़े, होप सर्कस, आई होप। अब आई होप का मतलब तो मुझे नहीं पता है, आपको तो पता होगा, लेकिन होप सर्कस का मैं जरूर बता सकता हूं कि होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहां है। तो आपको पता है एक गवर्नर जनरल थे लिथगो, कौन थे, लॉर्ड लिथगो, उनकी बेटी यहां घूमने आई थी। तो हमारे राजस्थान के लोग भाई साहब पीछे पड़ गए रहे, पहली बार गोरी मैम आई है यहाँ घूमने के लिए। तो होप सर्कस कौन सा में सर्कस है भाई, होप सर्कस है। तो ध्यान रखना, लॉर्ड लिथगो जो है उनकी बेटी होप, वो घूमने आई थी, उसने आपसे कहा आई होप बोल तो अलवर चली गई। कहाँ चली गई वो, अलवर चली गई थी। तो ध्यान रखना होप सर्कस कहाँ है, अलवर में। वो सर्कस से कम थोड़ी थी, लिलिथगो की बेटी थी, राजस्थान वाले पीछे पड़ गए उसको देखने के लिए, कितनी गोरी मैम, बंदर से भी ज्यादा बढ़िया। कुल मिलाकर वो राजस्थान में कैसे आ गई, तो एक तरह से सर्कस बन गया, अलवर में क्या बन गया, सर्कस बन गया। तो आपको ध्यान रखना, सारे लवर कहां चले गए, होप के चक्रों में पड़ गए, अलवर चले गए। सारे के सारे लवर कहां चले गए, वहां सर्कस में चले गए, जहां वो सर्कस दिखाने आई थी। कौन, होप। किसकी बेटी थी, लिलिथगो की बेटी। किसकी बेटी, लिलिथगो की बेटी थी। तो वो घूमने आई थी, उसके चक्कर में एक गोलाकार एक इमारत बना दी साहब। उस गोलाकार इमारत में ऊपर ही ऊपर बाद में भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। वो होप सर्कस अलवर में है। कहां है, अलवर में है। कुल मिलाकर के 23वें, बाद में 24वां प्रश्न आता है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखो इनमें से जोड़ी आपको मिलानी है, आपकी जोड़ी भी मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको इनकी जोड़ी मिलानी पड़ेगी तभी मिलेगी। तो ध्यान रखना कि मारवाड़ उत्सव हम कहां मनाते हैं, जोधपुर में। ब्रिज महोत्सव कहां मनाते हैं, सॉरी ऊंट महोत्सव कहां मनाते हैं, बीकानेर में। और ब्रिज महोत्सव कहां मनाते हैं, होगी ना गड़बड़, ब्रिज महोत्सव हम धौलपुर में नहीं मनाते हैं, बल्कि कहां मनाते हैं, भरतपुर में मनाते हैं। ब्रिज महोत्सव हम कहां मनाते हैं मित्रों, भरतपुर में मनाते हैं।
और हाथी महोत्सव जयपुर में मनाते हैं, सब सही हैं, लेकिन ब्रिज महोत्सव सही नहीं है, क्योंकि ब्रिज महोत्सव भरतपुर में मनाया जाता है। ब्रिज महोत्सव कहां मनाया जाता है? भरतपुर में मनाया जाता है। बाकी मारवाड़ उत्सव आपको जोधपुर जब भी जाओ मारवाड़ उत्सव का आनंद लेके आए। ऊंट महोत्सव आप बीकानेर में जाओगे, ऊंटों पर बैठकर नाचोगे, आनंद ही आनंद लोगे। हाथी महोत्सव आप जयपुर में जाओ, हाथी की सवारी करो। कुल मिलाकर के ब्रिज महोत्सव कहां है? भरतपुर में है। अगला 25वां अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहां अवस्थित है? वो कोलवी की गुफाएं जो कि जिसे हम राजस्थान का एलोरा कहते हैं, कोलवी की गुफाओं को हम राजस्थान का क्या कहते हैं? एलोरा। इन्हें हम राजस्थान का एलोरा के नाम से जानते हैं। इन्हें हम राजस्थान का एलोरा के नाम से जाते हैं। इन्हें हम गौतम बुद्ध की गुफाएं भी कहते हैं। इन्हें हम गौतम बुद्ध की गुफाएं भी कहते हैं। वो कोलवी की गुफाएं राजस्थान के कौन से जिले में है? वो है झालावाड़ में। वो कहां पर है मित्रों? झालावाड़ में है। तो राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहां हैं? झालावाड़ जिले में है, जहां जिसे हम राजस्थान का एलोरा कहते हैं, जिन्हें हम गौतम बुद्ध की गुफाएं कहते हैं, वो कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में हैं। जब भी आप झालावाड़ जाओ देख के आओ। कुछ एडिशनल तथ्य, एडिशनल जानकारी भी मैं आपको साथ के साथ बता दूं कि भाई जैसे माना कि कुछ प्रश्न आ जाते हैं पर्यटन में, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? प्रश्न आता है। राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? ये सरल सरल प्रश्न है, मैं बता देता हूं 2 मिनट में आपको कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई भाई? 1956 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई थी। दूसरी बात करें आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको आरटीडीसी के बारे में जानकारी दूं कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, कांता ठाकुर का अगर आपने नाम सुना हो, श्रीमती सुश्री कांता ठाकुर, श्रीमती कांता ठाकुर, ये ठाकुर थी कांता ठाकुर, जिसकी एक समिति बनाई थी कांता ठाकुर समिति 1976 में। इस समिति की स्थापना कब की थी भाई? 1976 में कांता ठाकुर समिति की स्थापना हुई थी। और इसी की सिफारिश पर 1978 में आरटीडीसी की स्थापना हुई थी। याद रखना, कुछ एडिशनल तथ्य है, महत्वपूर्ण जानकारी है। यह प्रश्न आपके लिए शायद ईंट का नहीं मील का पत्थर साबित होंगे आपकी एग्जाम में, तो पकड़ के रखना इन प्रश्नों को मित्रों विशेष रूप से। आज के लिए फिर भी मैं जाते जाते आपको बता दूं कि आरटीडीसी 1978 में स्थापित हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर? आपके 3rd ग्रेड में यह प्रश्न देखने को मिलेगा कि आरटीडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कांता ठाकुर समिति। क्योंकि आरएसएसबी जो है, राजस्थान एमएसएसबी जो है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जो है, इसका एक अलग तरह की प्रक्रिया रही है। प्रश्न देने का तरीका अलग रहा है, प्रश्न देने का सिस्टम अलग रहा है। तो उस तरीके को अगर देखें तो ये प्रश्न आपको आपकी 3rd ग्रेड की एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि आरटीडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। रट लो, पकड़ लो, बिठा लो, छाप लो, कांता ठाकुर समिति की स्थापना 1976 में हुई थी और इसी समिति की सिफारिश पर आरटीडीसी बनाया गया 1978 में। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 में ही बन चुका था। आज के लिए काफी मित्रों, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अगर घंटा नहीं दबाया है तो दबा ले, जिससे सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राम राम।